बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुश आमदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के बारे में खसूसी बातचीत करते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वो पेशेंट्स जो अद्वियात के बगैर जो है जिनका गुजारा नहीं है और किस तरह से वो अद्वियात के साथ रोज़ा रख सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद है मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर सलमान काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर किस तरह से आप बताएंगे जिस तरह मुख्तलिफ बीमारियों में जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है और डायबिटिक जो हैं जिन्होंने अद्वियात तो इस्तेमाल करनी ही है वो कैसे रोज़ा रख सकते हैं? देखिए मैडम, अभी रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ है और मैं मेयो हॉस्पिटल में होता हूँ, तो अगर आप दिन के टाइम हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको पेशेंट्स की तादाद में वाज़े कमी नज़र आती है आउटडोर में भी जी। इसका मतलब है कि लोग रोज़ा रख के क्योंकि खाते कम है इसलिए मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार नहीं होते और अस्पतालों में लोड कम हो जाता है। जैसे ही इफ्तारी होती है उसके बाद एक लाइन लग जाती है इमरजेंसी में मरीज़ों की, और जो बेतुका खाते हैं लोग वो फिर फ़ौरन ही उसके बाद अस्पताल में आना शुरू हो जाते हैं और रात तक एक रौनक लगी होती है और हर बेड पे 2-2 मरीज़ एट टाइम्स हो जाते हैं क्योंकि रश इतना ज़्यादा हो जाता है। ये लोगों को चाहिए कि एक तो थोड़ा इत्तदाल से खाएं, दूसरा जब अफ्तारी के टाइम पे अफ्तारी करें, ओवर ईटिंग ना करें। एक ही टाइम पे समोसे भी, कचौरियाँ भी, पकौड़े भी, दही भल्ले भी, इतना कुछ ना खाएं जिसके बाद अस्पताल पे फिर उन्हें किसी को पेट में दर्द शुरू हो जाए, किसी को उल्टियाँ आने लग जाए, किसी को कुछ हो जाए। प्लस लोग खाते भी रेडियों से लेके इधर उधर से जो जहाँ से मिलता है, कोई पकौड़ों की रेडी लगी उससे 100-100 रुपए के खरीदी जा रहे हैं और भागी जा रहे हैं घरों को, फिर वो खा लेते हैं। कई दफ़ा ये नहीं देखते क्योंकि फूड अथॉरिटी भी रेगुलरली आई थिंक रमज़ान की जो रेडियाँ हैं इन पे छापे नहीं मार रही और ये नहीं देख रही कि कौन बंदा रेडी लगा के खड़ा हुआ है, किस ऑयल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, चीज़ें कौन बना के लाया, कहाँ से ला रहा है, कोई ट्रेसेबिलिटी का कोई पता नहीं है। उस वजह से कुछ लोग मेरा ख्याल है कि जो खा लेते हैं ऐसे ही बाहर से, फिर वो पेट ख़राब हो जाता है उनका, उसके बाद वो अस्पतालों में पहुँच जाते हैं। और ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है। ज़्यादा शिकायत सिर्फ ये रात के टाइम, हाँ जी, रात के टाइम इमरजेंसियों पे रश बढ़ जाता है। दिन के टाइम आउटडोर में जो मरीज हैं उनमें कमी होती है। रमजान में ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी, रात के टाइम रश होता है इमरजेंसी में और ज़्यादातर पेट की तकलीफ है। किसी को वॉमिटिंग शुरू हो गई है, किसी को पेट में दर्द शुरू हो गई है। असल में ज़्यादातर लोग मैदे की तेजाबियत का शिकार हैं, जो कि नॉर्मल एसिडिटी का शिकार हैं। जब रात को खाना खाते हैं तो इतना ज़्यादा खा लेते हैं और साथ क्योंकि ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते हैं, मसाले ज़्यादा खा रहे होते हैं, उससे एसिडिटी शुरू हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं, डिफरेंट मशरूबात का हम कुछ लोग हाँ जी, कुछ लोगों को अल्सर बने हुए हैं ऑलरेडी, मैदे में अल्सर की शिकायत है, वो भी अगर एक फास्टिंग के बाद बहुत सारा खा लेंगे तो उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि दूध दही की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसके अलावा जो अपना एक जैसे लस्सी है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लें। बताएं ना क्या होना चाहिए, सहरी में हमें क्या खाना चाहिए? सहरी में भी पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। शुरू में तो 2-3 दिन अच्छे गुजरे हैं कि बारिश थी हल्की फुल्की, मगर अब क्योंकि धूप तेज है इसलिए तो सुबह सहरी के टाइम पे भी पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, लस्सी पी लें, इस तरह की चीजें, और शाम को भी लस्सी का, दूध दही का इस्तेमाल करें ताकि, और फ्रूट्स जरूर खाएं ताकि जो है ये एक जो मैदे की तकलीफ है इनमें कमी हो। फ्रूट भी वो खाएं जो कि घर से अपना बनाए हुए हैं या किसी साफ जगह से खरीदे हुए चाट है, जो ऐसे ही ना हो कि रेडियो से खरीद के खा लें, क्योंकि इस वक्त शहर में टाइफाइड की भी एक लहर चल रही है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 8-8, 10-10 दिन से बुखार के साथ हॉस्पिटल में आ रहे हैं। खराब हो रहे हैं, टेंपरेचर बहुत ज्यादा, इसकी क्या रीजन है? बुखार बहुत ज्यादा है, हर मैं गले खराब की वजह से नहीं, कुछ लोगों को टाइफाइड भी चल रहा है। मतलब मेरा ये ख्याल है कि टाइफाइड की एक पैराटाइफाइड किस्म की कोई स्ट्रेन नई आई है जिस वजह से लोगों को बड़ा रेजिस्टेंट किस्म का फीवर हो रहा है। ये एक बैक्टीरिया है जो कि खाने पीने की चीजों से अंदर जाता है। अगर आपने कहीं से कोई ऐसी चीज खा ली जिसमें ये बैक्टीरिया डला हुआ था, क्या सिम्टम्स क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा इसका? तेज बुखार शुरू हो जाएगा और वो उतरेगा ही नहीं। 102, 103, 104 कपकपी वाला बुखार जिसमें चिल्स हो वो उसको टाइफाइड हो सकता है, जिसमें राइगर्स हो जिसमें पूरा जिस्म ऐसे ऐसे कांपे वो उसमें वो मलेरिया की वजह से हो सकता है। अच्छा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर के अगर आप कोई चीज़ बाहर से खा रहे हैं तो कोशिश करें कि आग पे पकी हुई चीज़ खाएं, क्योंकि जितने भी वायरस और बैक्टीरिया हैं वो जब किसी भी खाने में या किसी चीज़ में आग पे फ्राई हो के ख़त्म हो जाते हैं। मगर जो आप दूध दही की चीज़ खा रहे हैं या ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो कि गर्म नहीं है, उसमें आप कोई भी ऐसा बैक्टीरिया एक्वायर कर सकते हैं। और ये हेपेटाइटिस ई के भी काफ़ी केसेस नज़र आ रहे हैं आपको। अक्सर लोग नज़र आएंगे जो पीली आंखों के साथ हॉस्पिटल में या वैसे आपको नज़र आते हैं कि येलो आइज़ हैं उनकी, तो जॉन्डिस उन्हें हेपेटाइटिस की वजह से हो रहा है और वो भी ये खाने पीने की वजह से हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ
शहरियों का खाना पीना ठीक हो जाए तो शायद अस्पतालों पे 50% लोड कम हो जाएगा। और ये इसमें अपना रोल बहुत ज़्यादा है एक बंदे का। जैसे मैं हूँ, मेरी चॉइस है खाने की, या आप कुछ खाती हैं तो आपको ये पता है कि मैंने यहाँ से नहीं खाना। अगर आप वैसे ही रोक के गाड़ी रोक के कहीं से कोई दही भल्ले पकड़ लें सड़क से और कहीं से आइसक्रीम खा लें तो इस तरह उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपने भुगतने हैं। क्योंकि जब आप बीमार हो जाते हैं, मेरे एक दोस्त हैं वकील हैं, वो बीमार हैं, पिछले 10 दिनों से मेरोनम के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, 2400 रुपए का एक इंजेक्शन है। और अगर दिन में 2 भी लगवाएं, देखें 5000 रुपए के इंजेक्शन वो टाइफाइड के लिए लगवा रहे हैं, तो कितना उनको इतनी एक्सपेंसिव दवाई है। और प्लस ये है कि फिर इतनी इनकन्वीनियंस है कि आप एक ब्रांडला लगाया हुआ है, आप उसको लेके फिर रहे हैं, अस्पताल आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिन में 2-2 दफा फोन कर रहे हैं किसी को कि यार मैं आ रहा हूं, देखिए यार होती हैं साथ-साथ। पूरा घर, एक घर का एक फर्द बीमार होता है, पूरा घर जो डिस्टर्ब होता है। इसीलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि वो अपना खुद ख्याल रखें। और खाने पीना एक ऐसी चीज है कि अगर इस पे अब आगे मजीद गर्मी आएगी तो बहुत गैस्ट्रो के केस आएंगे, बहुत गैस्ट्रो के केस आएंगे। और इतने ज्यादा लोग पेट खराब के साथ आते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत पेशेंट्स थे। और जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जाएगा, ये रॉ की रेडियां और गन्ने और ये वो जो जितने सड़कों पे लग जाएंगे, ये बगैर सबसे ये फूड अथॉरिटी ने थोड़ी पीछे सख्ती की थी कि डिस्पोजेबल ग्लासेस थे, किसी के ग्लास में आप पी नहीं सकते थे खाना, यानी कि चलो आपको एक साफ ग्लास तो नया मिल रहा था। अब मेरा ख्याल है कि आजकल काफी कम हो गए हैं छापे फूड अथॉरिटी के। जितने ज्यादा सर्वेलेंस और जितने छापे पड़ेंगे उतना शहरियों के लिए बेहतर है, क्योंकि उतना ही जो बंदे फूड हैंडलिंग कर रहे हैं वो डरते हैं कि यार कोई चेक ना कर ले। अगर उन्हें पता इधर किसी ने आना ही नहीं है तो किसने उन्हें पूछना है। यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमती इक़दाम ना होने के बराबर है। हुकूमती इक़दाम पहले से स्लो हो गए हैं, मेरा ख्याल है तेज होने चाहिए। फूड अथॉरिटी कुछ फोकस कर रही है, शायद शहर से बाहर ग्वालों पे और दूध पे, इन चीजों पे, इन रेडियो पे भी फोकस करें तो मेरा ख्याल है ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि इससे लोग भी कॉन्शियस होंगे। ये बड़े देखें, फूड इस वक्त मेरे ख्याल है शहर में सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। और गली गली में दुकानें खुलती जा रही हैं, कोई बर्गर, कोई शवारमे, कोई कुछ, और उसमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, लोग क्या खा रहे हैं। में पहली बेरोजगारी है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि वो बंद करवाना चाहते हैं? काम अच्छा करें, साफ सुथरा काम करें और अच्छा काम करें, लोगों को उससे फायदा हो, ना कि उससे तकलीफ हो, वो अस्पतालों में पहुंच जाए, उससे हमें तो खुशी है। डॉक्टरों को देखेंगे, डॉक्टरों के पास लोग जा रहे हैं, वो ड्रिपें लगवा रहे हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स पे तो लोग पैसे ही कमा रहे हैं ना इससे, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ ही सिर्फ फ्री इलाज है। तो इसीलिए लोगों को भी एक इसका ख्याल होना चाहिए और साथ गवर्नमेंट को भी ख्याल करना चाहिए। फूड अथॉरिटी को रेगुलर, पीछे आपको पता है कि फूड अथॉरिटी ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे रेड करती थी और रेगुलरली किचन्स की हालत दिखाई जाती थी टीवी पे। अब मेरा ख्याल है कि 2 साल से मैंने तो कम से कम कोई प्रोग्राम नहीं देखा ऐसा जिसमें कहीं अताइयों पे, जाली डॉक्टरों पे जरूर प्रोग्राम आते हैं, छापे पड़ गए, टीके लगाते पकड़े गए, ये वो, मगर फूड पे कोई काम नहीं हो रहा या शायद दिखाया नहीं जा रहा काम। मेरा ख्याल है कि दिखाना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, पहले ही आप देखेंगे पूरा मुल्क बीमार हो चुका है और बीमारों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। हर दूसरा आदमी को कोई ना कोई मसला है और वो डॉक्टरों के पास पहुंचा हुआ है कि सर मैं बीमार हो गया हूँ। ऊपर से क्योंकि सस्ते इलाज की तलाश में वो अताई डॉक्टरों के पास भी पहुंच जाता है और मोहल्लों में, गलियों में बंदे बैठे हुए हैं जो उन्हें टीके लगा रहे हैं और बस लगाई जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको रोजाना की बुनियादों पे, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो क्लिनिक्स पे जाते हैं और कहते हैं जिस्म में दर्द हो रही है टीका लगा दें, और रोजाना ही टीका लगवाते हैं। या कुछ लोग रोजाना ही दर्दों की गोलियां खा रहे हैं। तो किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, किसी को कोई और मसला है, मगर असल लोगों को भी ये अलमिया ये है कि छोटे बच्चों से लेके बड़े आदमी को अपनी जो बीमारियां हैं, खासतौर पर जो कम्युनिकेबल डिजीजेज या इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो एक आदमी से दूसरे को लग सकती हैं, उसके मुतल्लिक आगाही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है। मेरा ख्याल है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, गवर्नमेंट को, और बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूलों में कम से कम 15-20 ऐसी बीमारियां जो कि सांस के जरिए, हाथ के जरिए, खाने के जरिए फैल सकती हैं, उसकी इन्हें थोड़ी तालीम देनी चाहिए। जीरो पीरियड होता है, हाँ जी, जीरो पीरियड है हर स्कूल में, मेरा ख्याल है 1 घंटे का होता है, जिसमें ये डेंगू पढ़ाते थे पहले सिर्फ, क्योंकि डेंगू एक बहुत बड़ी 150 डेथ्स जब हुई थी 2016 में और 13 में, तो हर बंदा खौफजदा हो गया था। बुखार को समझता था कि बस यार मेरा मुश्किल है, पता नहीं, हाँ मुझे, हाँ कोविड वाला हाल था। तो इसीलिए लोग, हुकूमत ने बड़ा जोर लगाया कि डेंगू पढ़ाओ सबको, मगर जितना जोर डेंगू पे लगा रहे हैं उतना जोर ये पेट की बीमारियों पे, इन चीजों पे लगाएंगे तो सफाई सुथराई बहुत जरूरी। और प्लस ये कि सबसे बड़ी चीज है कि जो जिस तरह ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस के भी केसेस आना शुरू हुए हैं, अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस भी इस तरह आते जाएंगे, ये भी लोगों के लिए जरूरी है कि अगर आपका पेट खराब हो गया है, पतले पखाने आ रहे हैं, तो फौरी तौर पे किसी अस्पताल में दिखा लें और ड्रिप लगवा लें। ये ना हो कि आपके जिस्म से ज्यादा पानी जाया हो जाए, क्योंकि अगर ज्यादा पानी जाया हो जाए तो गुर्दे भी फेल हो जाते हैं। और फिर मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो कि इवन डायलिसिस पे पहुंच गए हैं सिर्फ इस वजह से कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद गुर्दे फेल हो गए। जी, तो आप पास पेशेंट्स आते हैं, क्या ज्यादा अपने मसाइल लेकर आते हैं?
बहुत ज़्यादा जी, लोग बेचारों के तो मसाइल ही मसाइल हैं, मगर मेरे ख्याल है इस शहर में सबसे बड़ा मसला जो लोगों का है वो ये है कि एक तो उनको मैदे का मसला है और हर दूसरे आदमी को एपीडी हो रही है, किसी को एसिड पेप्टिक डिजीज है, किसी को कुछ है। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ऑयल जो इस्तेमाल हो रहा है ना, जो भी लोग लो क्वालिटी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, खुला ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि वो पैक इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा ख्याल है ऑयल इस्तेमाल होना चाहिए। और वो जिस तरह का ये जो मतलब जो अच्छे ब्रांड्स हैं ना, जो बड़े ब्रांड्स हैं, इनका ऑयल इस तरह का नहीं है कि अब हमने किंग एडवर्ड के जिस तरह मेस है, हमारे मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टरों के मेस हैं, वहाँ पे हम सिर्फ जो टॉप ब्रांड्स हैं 2-3 उनमें से ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे नहीं कर रहे कि किसी बाहर से जाएं 2 किलो 10 किलो तेल खरीद लाएं, कनस्तरों वाला तेल, या क्योंकि उससे मेरा ख्याल है कि मैदे की तकालीफ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और मज़ीद जो लोगों को साथ ये भी चाहिए कि रेगुलरली अपना जो है ना किसी डॉक्टर को दिखाते रहें अगर तकलीफ हो। ये ना करें कि बिल्कुल जिस दिन इमरजेंसी में ही लैंड करें, क्योंकि बहुत सारे अब रमज़ान है जिस तरह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोज़े रख रहे हैं और उनको कोई ना कोई बीमारी भी है साथ, जैसे हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं या कोई और इस तरह का मसला है, तो उनको चाहिए कि वो अपना रेगुलरली जो है अपना किसी रोज़ा रखने से पहले किसी अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर कर लें ताकि वो उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं वो कैसे रमज़ान में आप वक्त अपना गुजार सकते हैं बगैर मेडिसिन के, या फिर मेडिसिन तो उन्हें लेनी लाजमी, मगर उन्होंने इस तरह एडजस्ट कराना है कि सहरी और अफ्तारी के टाइम पे उस दवाई को एडजस्ट करा लेना ताकि उनको इस दौरान मसला ना हो। जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपने जो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है उसके पास जाना है, उससे कहना है कि जी मैंने रोज़े रेगुलरली रखने हैं। वो आपको बता देगा कि आपके गुर्दे तो नहीं ख़राब, आपका कोई और ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है कि आप रोज़े नहीं रख सकते। जैसे कुछ लोग डायलिसिस पे हैं, कुछ की क्रेटिनिन 6 के करीब है, बॉर्डर लाइन है, वो रोज़ा रखेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी, उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ जाएगी, तो वो रोजा नहीं रख सकते। मगर ये कि ये जनरली टीवी पे बैठ के नहीं कोई फैसला कर सकता कि फलां आदमी रख सकता है और फलां नहीं रख सकता। ये तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसने फैसला करना है कि यार ये क्योंकि मैं इसको 10 साल से इस मरीज को देख रहा हूँ तो इस बंदे ने ये रोजा रख सकता है या ये नहीं रख सकता। और प्लस ये कि जो अपना इसके अलावा जो ओवरऑल फूड अथॉरिटी का किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पंजाब फूड अथॉरिटी थोड़ा सा जोर लगाएगी तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारी जो छोटी छोटी शॉप्स हैं इनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। सर जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल गले ख़राब हो रहे हैं, सांस के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ये भी काफ़ी बड़ी तादाद में पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि रोजाना की बुनियादों पे हॉस्पिटल्स में लैंड करते हैं शाम के टाइम, रात के टाइम, और वो आके कहते हैं जी सांस खराब हो गया, गला खराब है, बहुत ज़्यादा गले में दर्द है। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये मोस्ट लाइकली बैक्टीरियल या वायरल हो सकती है। इसमें जिस तरह आप बैठे हैं यहाँ पे, तो अगर मैं 2 फुट के फासले के अंदर आप पे खांसी करूँ मुंह पे और मुझे इन्फेक्शन है तो वो आप एक्वायर कर लेंगी, वो वायरस सांस के जरिए ड्रॉपलेट्स के जरिए ट्रांसमिट हो जाएंगे। अगर इस कमरे में 10 बंदे हैं और एक बंदा 10 फुट पे बैठा हुआ है तो जो बंदे 2 फुट की रेंज में उनको ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस एक्वायर करने का खतरा है बजाय इसके कि जो 10 फुट पे बैठा हुआ है। इसीलिए अगर एक बंदा बीमार है, इसीलिए वो बच्चों को स्कूलों में भी सिखाते थे कि आप मुंह पे हाथ रखें, कपड़ा रखें, खांसी डायरेक्टली लोगों के मुंह पे ना करें। इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप के घर में कोई एक बंदा बीमार है, नमी की वजह से है ये वायरस? नहीं, ये ड्रॉपलेट होते हैं ये वायरस। जिस तरह मैं खांसी करूंगा तो जितने लोग 2 फुट की रेंज में उन पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पड़ेगा, और वो अगर उनकी इम्यूनिटी कम है या कोई उनके वैसे मतलब चांसेस हैं कि उनको ज्यादा डोज वायरसेस की चली जाएगी तो वो बीमार हो जाएंगे, जिस तरह से बैक्टीरिया की चली जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि नमूनिया का मरीज है तो इसको आइसोलेट करें, इसको मास्क लगाएं, उसको समझाएं कि यार इस तरह। बच्चों में देखें आप अभी भी नमूनिया के केसेस बहुत सारे हैं और बच्चे बीमार हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं। तो ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिट होता है एक आदमी से दूसरे को, और लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें। बशर्ते घर में कोई बीमार है तो उसको समझाएं कि यार मुंह पे हाथ रख ले। ये तो स्कूलों में बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है कि यार हाथ रख के खांसी करो या छींक मारो ताकि दूसरे बंदों को वो आपके बैक्टीरिया या वायरस एक्वायर ना करें। और पीछे कोविड भी काफ़ी फैलता रहा, अभी तो खैर कोविड के केसेस नहीं आ रहे, मगर उसमें भी यही एहतियाती तदाबीर थी। अभी जो नमूनिया के केसेस आ रहे हैं, बच्चे मोस्ट लाइकली घरों में या स्कूल के लोगों से ही एक्वायर कर रहे हैं ना। वो मतलब जिस तरह मैं हूँ, अगर मैं किसी बंदे से इन कांटेक्ट आता हूँ जिससे जो मेरे मुंह पे डायरेक्ट खांसी करता है और उसको नमूनिया है, तो मुझे भी हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म एक्वायर करे। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि लोग थोड़ा सौदे एहतियात करें, दूसरों को एक्वायर ना करें। और दूसरा, अगर एक बंदा बीमार है घर में तो उसे हवादार कमरे में रखें या एग्जॉस्ट फैन चला दें कमरे का, ताकि वो जरासीम अगर वो खांसी करता भी जा रहा है तो वो बाहर निकल जाए उड़ के हवा से, और जब वो डाइल्यूट हो जाएंगे तो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। मगर जब क्लोज स्पेस में कोई भी आदमी इस तरह होगा तो वो दूसरे लोगों को बीमार कर सकता है। दफ्तरों में खास तौर पे ये हो सकता है क्योंकि दफ्तर 10 बंदे बैठे हुए हैं कुर्सियों पे छोटे छोटे, वहाँ पे सारों को इन्फेक्शन हो सकता है।
और ये मसला ज़रूर है। काफ़ी एंटीबायोटिक्स लोग खा रहे हैं, वायरल भी हो सकता है मगर फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी सारे लोग जो हैं ये सांस की तकलीफ के साथ भी रेगुलरली आ रहे हैं अस्पतालों में, और एहतियात करेंगे तो मेरा ख्याल है इससे भी बचत हो सकती है। बिल्कुल। मील की अगर हम बात कर लें, जैसे सभी आप बता रहे थे इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो रहा है, मतलब जिस तरह से ये बीमारियां फैल रही हैं, तो इस हवाले से हमें किस किस्म का जो मील है वो खाना चाहिए रमज़ान में ख़ास तौर पर? देखिए मैडम, मेरा ख्याल है कि प्रोटीन ज़रूर खाने चाहिए एक मुनासिब मिकदार में, ताकि इम्यूनिटी बेहतर रहे और उससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर है। थोड़ा गोश्त खा लें, वाइट मीट खा लें, मछली तो शायद अब लोग इतना नहीं यूज़ कर रहे, और मुर्गी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मौसम भी तब्दील हो रहा है, इसलिए मेरा ख्याल है कि मीट का थोड़ा एक पोर्शन अंडे का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं ताकि इम्यूनिटी बेहतर है। उसके अलावा अपना जो है एक जो अपना ओवरऑल जो है बच्चों को भी स्कूलों के या ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग अफराद जो हैं, जो कि ऐसी कम्युनिटी का वो पोर्शन है जो कि ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी खुराक का ख्याल रखें। हमें बढ़ के चाहिए कि अपने घरों में अपने बुज़ुर्गों की खुराक का लाजमी ख्याल रखें और कोशिश करें कि उनको एक मुनासिब मिकदार में गोश्त और अंडा और इस तरह की चीज़ें वो खाते रहें, ताकि वो जो है बूढ़े होने की वजह से ज़्यादा जल्दी बीमार ना हो। ठीक है, फिलहाल हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी इसके साथ ख़त्म हो चुका है, और यकीन कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।